हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज की खबरें क्या हैं। फिर खबरों में आई समान नागरिक संहिता। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 संसद में हुआ पेश। संविधान के नीति निदेशक तत्व में है जिक्र। नोटों से नहीं हटेगी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर। सरकार ने लगाई अफवाहों पर रोक, लंबे समय से उठ रही थी मांग। और ILO ने अपनाया सिंगापुर डिक्लेरेशन। सोशल डायलॉग पर दिया जोर। श्रम बाजार की चुनौतियों के लिए अहम है सोशल डायलॉग। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। आइए शुरू करें। संसद में उच्च सदन में द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 पेश किया गया है। गौरतलब है कि राज्यसभा को संसद के उच्च सदन के तौर पर भी जानते हैं। यह बिल BJP के MP किरोड़ी लाल मीणा ने पेश किया। इस पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जाहिर की है। उनके मुताबिक इस बिल के पारित होने से देश के सोशल फैब्रिक और अनेकता में एकता की संकल्पना को नुकसान पहुंचेगा। बिल में देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की बात कही गई है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मंत्री नहीं है, उसे प्राइवेट मेंबर कहते हैं। संसद में प्राइवेट मेंबर के तौर पर पेश किए गए बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। इसके अलावा जो बिल किसी मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं उन्हें गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है। आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मतलब है कि भारत के लिए एक कानून होगा जो सभी धार्मिक समुदायों के विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों पर लागू होगा। UCC को संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है, इसलिए ये केवल गाइडलाइंस हैं। इसे लागू करना बाध्यकारी नहीं है। संविधान सभा की बहसों में UCC पर खासी चर्चा की गई थी। हालांकि इन बहसों में जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को शामिल नहीं किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि UCC की जरूरत है, लेकिन अभी के लिए इसे वॉलंटरी रखा जाना चाहिए। वहीं अल्लादी कृष्णस्वामी UCC को लागू करने के पक्ष में थे। इस मामले में न्यायपालिका ने भी कई मामलों में अपनी राय व्यक्त की है। मसलन शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया। लंबे समय से सोशल मीडिया पर इंडियन करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी की फोटो हटाए जाने की बात कही जा रही थी। हाल ही में सरकार ने इन अफवाहों पर रोक लगाते हुए ऐसी किसी भी योजना से इनकार किया है। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी लिखित तौर पर लोकसभा में मुहैया कराई है। जानकारी के मुताबिक इंडियन करेंसी नोट्स पर कई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, देवी देवताओं, प्रसिद्ध व्यक्तियों को शामिल करने की रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। इन खबरों के बीच ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो पहली बार नोटों पर कब आई। दरअसल साल 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद ये चर्चा कई बार हुई कि करेंसी से ब्रिटिश किंग की फोटो हटाकर महात्मा गांधी की फोटो लगाई जाए, लेकिन इस पर सहमति बनाने में सरकार को वक्त लगा। तब तक कुछ समय के लिए सारनाथ स्थित लॉयन कैपिटल को भारतीय नोटों पर जगह दी गई। साल 1969 में पहली बार 100 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर जारी की गई। ये नोट उनकी 100वीं जयंती के मौके पर जारी किया गया था। ये नोट 100वीं जयंती के लिए विशेष तौर पर जारी किया गया। साल 1987 से महात्मा गांधी सीरीज के नोट नियमित तौर पर जारी किए गए। आपको बता दें कि RBI का करेंसी डिपार्टमेंट नोट और सिक्कों से संबंधित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह नोट्स की मांग पर नजर रखता है, जिससे समय पर फ्रेश नोट्स की सप्लाई की जा सके। भारत में नोट्स की प्रिंटिंग प्रेस 4 स्थानों पर है। पश्चिम भारत में नासिक, मध्य भारत में देवास, दक्षिण में मैसूर और पूर्व में पश्चिम बंगाल के सालबोनी में स्थित है। भारत के प्रत्यक्ष कर कलेक्शन में 24% का इजाफा हुआ है। 30 नवंबर 2022 तक प्रत्यक्ष कर का 8.77 लाख करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ। यह कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 24% ज्यादा है। साथ ही बजट अनुमान के 61.79% के करीब है। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत आय पर लगाए गए कर को प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। बढ़ा हुआ टैक्स कलेक्शन देश में आर्थिक गतिविधियों को दिखाता है। CBDT प्रत्यक्ष करों के लिए नीति तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है।
सीबीडीटी एक सांविधिक संस्था है जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत काम करती है। आपको बता दें कि भारतीय कर व्यवस्था में करों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो यह किसी वित्तीय वर्ष में अर्जित की गई आय पर वसूला जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कर की दरें किसी व्यक्ति और कंपनी के लिए अलग अलग होती हैं। जो आयकर किसी व्यक्ति विशेष पर वसूला जाता है, इसमें विभिन्न दरों पर कर आरोपित किया जाता है। वहीं कॉरपोरेट टैक्स किसी कॉरपोरेशन या कंपनी के लाभ पर वसूला जाता है। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग आयोजित हुई। इस मौके पर सिंगापुर डिक्लेरेशन को अपनाया गया। डिक्लेरेशन के मुताबिक श्रम बाजार की चुनौतियों से निपटने के लिए सोशल डायलॉग अहम है। गौरतलब है कि श्रम बाजार कोविड महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक अनिश्चितता जैसी समस्याओं से रूबरू हो रहा है। ऐसे में सोशल डायलॉग के जरिए ही इन मुश्किलों से निपटा जा सकता है। साथ ही इसमें श्रम बाजार में जेंडर पे गैप को कम करने के लिए भी कुछ उपायों पर बात की गई है। इसमें श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर पे गैप को कम करना और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना शामिल है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। त्रिपक्षीय से मतलब है 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को यह एक साथ लाता है। यह श्रम मानक निर्धारित करने और पॉलिसीज को विकसित करने का कार्य करता है। आईएलओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना का मकसद वैश्विक और स्थायी शांति के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देता है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2015 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवाल पर गौर करिए। प्रश्न था, खबरों में रही फोर्टलिजा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? आसियान, ब्रिक्स, डब्ल्यूटीओ, ओईसीडी। इसका सही जवाब था ब्रिक्स। आइए देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में खबरों में रही सिंगापुर डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र मूलभूत अधिकारों के तहत किया गया है। महात्मा गांधी की तस्वीर भारतीय नोट पर साल 1948 से लगाई जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, खबरों में रही सच्चर कमेटी रिपोर्ट किस अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है? पारसी, मुस्लिम, जैन या फिर बौद्ध। सही जवाब है विकल्प बी यानी मुस्लिम समुदाय। दूसरा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव थे। आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था। केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। और सही जवाब है विकल्प बी यानी दूसरा कथन गलत है। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। आज पूछे गए सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि उनका सही जवाब क्या है और इस बुलेटिन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।